मैं अपने क्लिनिक में मामूल के मुताबिक काम कर रही थी जब मेरे शौहर का फ़ोन आया। वो बहुत परेशान लग रहे थे। कहने लगे कि छोटी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसका बुखार टूटने का नाम ही नहीं ले रहा, तुम जल्दी से घर आ जाओ। यूं तो मैं अपना क्लिनिक रात के 8 बजे बंद किया करती थी, मगर आज मुझे 7 बजे ही घर जाना पड़ रहा था क्योंकि मैं अपनी बेटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं जैसे ही बाहर निकली, एक जवान सी लड़की मेरे क्लिनिक में आ गई। वो कहने लगी, डॉक्टर साहिबा मेरा चेकअप कर लें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बोली, सॉरी अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे घर जाना है। आप ऐसा करें, कल सुबह आ जाना। उस लड़की ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। वो बोली, मेरे पेट में बहुत दर्द है, अगर आपने मेरा चेकअप नहीं किया तो मुझे लगता है मैं दर्द से मर जाऊंगी। मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने सोचा कि इसको चेक कर दूं तो हो सकता है अल्लाह ताला मेरी बेटी को ठीक कर दे। मैं बोली, अच्छा जल्दी से लेट जाओ, मुझे मुआयना करने दो। वो बेड पर लेटी ही थी कि अचानक बाहर से दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बजाया जा रहा था कि मुझे लगा अभी टूट जाएगा। एक लम्हे के लिए मुझे ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बेटी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई हो और मेरा शौहर उसे यहीं पर ले आया हो। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। मेरे सामने 7 लड़के खड़े थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपके पास कोई लड़की आई है। मैं एकदम से चौंक गई। एक तनहा लड़की मेरे क्लिनिक में पड़ी थी और अब ये 7 लड़के उसके मुतल्लिक पूछ रहे थे। मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो उसने फ़ौरन इशारे से मुझे मना कर दिया, तो मैं समझ गई कि मामला कुछ गड़बड़ है। मैंने उन्हें कहा कि यहाँ तो कोई नहीं आया। वो मेरी बात सुनकर मुतमईन हो गए और चले गए। तब उस लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। मैं ये सब देखकर चौंक तो गई, मगर मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे जल्दी थी। मैंने जल्दी से उसकी जानिब बढ़ी और कहा कि मैं तुम्हारा चेकअप करके घर जाना है, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। उसने सर हिला दिया। मैंने जल्दी से लड़की के पेट के मुआयने के लिए उसकी कमीज़ उठाई तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं अब समझी थी कि यह लड़की पेट दर्द का नाटक क्यों कर रही थी, बल्कि ये तो अपने अंदर एक बहुत ही बड़ा राज छुपाए हुए है। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला। वो लड़की मुझे देखकर बहुत घबरा गई। मैं बोली, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है। उसने सर हिला दिया तो मैंने दूसरी तरफ जाकर अपना मोबाइल खोल कर देखा। उसमें इस लड़की की तस्वीर मौजूद थी। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। मैं अब सारा माजरा समझ गई थी। मुझे पता चल गया था कि वो लड़के इस लड़की के पीछे क्यों आए थे। मैंने मोबाइल साइड पर रख दिया। मैं उस लड़की के पास आई और बोली, मेरा शौहर फ़ोन पर फ़ोन कर रहा है, उससे बात करना ज़रूरी था। उसने सर हिला दिया। मैं बोली, तुम्हारा नाम क्या है। वो बोली, मेरा नाम मरियम है। मैंने संजीदा चेहरा बनाया और बोली, मरियम तुम्हारे पेट में इस वक्त बहुत ख़राबी है, अगर इसका ठीक तरीके से इलाज ना किया गया तो तुम्हारी जान को भी ख़तरा हो सकता है। मरियम ने अजीब सी निगाहों से मेरी जानिब देखा। वो बोली, आपके पास अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है क्या। मेरे पास मशीन मौजूद थी, मगर मैंने नफी से सर हिला दिया। मैं किसी भी कीमत पर उस लड़की को हाथ से नहीं गंवा सकती थी। जब मैंने बताया कि मेरे पास अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है तो वो मुस्कुरा दी, जबकि मुझे उसकी सादगी पर हंसी आ गई। वो शायद नहीं जानती थी कि एक डॉक्टर नब्ज से ही मरीज़ को टटोल लेता है। मैं भी उसका मर्ज जान चुकी थी। उसके लिए निहायत ज़रूरी था। मैंने उससे कहा कि तुमने कुछ माह बेड से बिल्कुल भी नहीं उतरना। मेरी बात सुनकर मरियम का चेहरा उतर गया। वो बोली, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे खुद ही अपना हर काम करना पड़ता है। मैं बोली, मरियम तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो, तो मेरे साथ मेरे घर क्यों नहीं चलती। अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ मौजूद है। मेरे घर में नौकर चाकर भी हैं जो तुम्हारा हर मुमकिन तौर पर ख्याल रखेंगे। मरियम की आंखों में एकदम से आंसू आ गए। वो बोली, अगर आप मुझ पर यह करम कर दें तो मैं आपकी एहसान उम्र भर नहीं उतार पाऊंगी। मैं उस लड़की को लेकर अपने घर आ गई। घर पहुंचते ही मेरा इस्तकबाल मेरी बेटी की चीखों ने किया। मेरा कलेजा कट गया। मैंने फिर भी हिम्मत की और कमरे में जाने की बजाय जल्दी से किचन में गई। वहाँ मेरी मुलाजमा काम में मसरूफ़ थी। मैं जल्दी से बोली, शरीफा मैं इस लड़की को क्लिनिक से ले आई हूँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे मुकम्मल बेड रेस्ट करवाना है, ये कमरे से बाहर भी ना निकले।
जो भी ज़रूरत हो उसे कमरे में पहुंचा देना। वो लड़की मेरी बड़ी मशकूर थी, कहने लगी आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं, शायद कोई अपना भी ना करता। मैंने जल्दी से सर हिलाया और आगे चली गई। मैंने अपनी रोती बच्ची को गोद में लिया तो उसे करार आ गया। मैंने बुखार चेक किया तो उसे 102 पर बुखार था। मैंने उसे अपनी बेटी के जिस्म पर ठंडी पट्टियाँ रखीं और उसको सिरप दिया। वो मेरे साथ ही लग कर सो गई। मैंने आमना को बिस्तर पर लिटाया और बोली, जुनैद मैं क्लिनिक से एक बेसहारा लड़की को ले आई हूँ। वो हैरान हुए और बोले, क्यों, क्या बात है? मैं बोली, उसके आगे पीछे कोई नहीं था और उसे बेड रेस्ट की ज़रूरत थी, इसलिए मैं उसे घर ले आई हूँ। जुनैद मेरी तरफ हैरत से देखने लगे। वो बोले कि अब तुम ये काम भी करने लगी हो? तुम जानती हो ना, मुझे मेरे घर में किसी किस्म की दाखलत पसंद नहीं है। वो एक गैर लड़की हमारे घर कैसे रह सकती है? मैं अपने शौहर को कबल अज वक्त कुछ भी नहीं बता सकती थी, इसलिए मैं बोली, जुनैद वो लड़की एक कमरे तक महदूद रहेगी, उसे बेड रेस्ट की ज़रूरत है, तो फिर वो हमारे घर में मुदाखलत नहीं करेगी। तब जुनैद चौंक गए। वो बोले, क्या उसकी तबीयत इस कदर ख़राब है? मैंने कहा हाँ। वो बोले, ठीक है, मैं ये मुफ्त का मेहमान तब तक बर्दाश्त करूँगा जब तक वो मेरे मामलात से दूर रहेगा। मैं बोली, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगले दिन मैं क्लिनिक से छुट्टी ली, क्योंकि मेरी बच्ची अभी तक मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई थी, उसे माँ की ज़रूरत थी। वैसे भी मेरे शौहर को एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना था, मैं बच्ची को मुलाजमों के हवाले नहीं कर सकती थी। मैं घर पर ही रही। मैंने शरीफा को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था कि मरियम बीबी को उसके कमरे तक महदूद रखना है। अगर वो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करे या किसी किस्म की कोई और एक्टिविटी करे तो मुझे हर हाल में इन्फॉर्म करना है। शरीफा मेरी बहुत पुरानी मुलाजमा थी, इसलिए मुझे उससे 100% यकीन था कि वो मेरे साथ किसी किस्म की ऊंच नहीं कर सकती। रही बात मरियम की, तो वो मेरे लिए बिल्कुल एक अनजान लड़की थी। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन थी और कहाँ से आई थी। फिर जिस रात वो मेरे क्लिनिक आई, उसके पीछे आने वाले 7 लड़कों को भी मैं भूली नहीं थी और उबाश से लड़के लग रहे थे। मुझे कामिल यकीन है कि मरियम उन लड़कों से छुपती फिर रही थी। इस चीज़ से तो मैंने यही नतीजा किया था कि मरियम उन लड़कों को जानती थी। अगर ना जानती होती तो कभी वो उसके पीछे यूं मेरे क्लिनिक तक ना आ जाते। और फिर जब मैंने उसके पेट से कमीज़ उठाई थी तो भी मैं लरज़ गई थी। खैर, मैंने उनकी बातों का जिक्र ना तो अपने शौहर से किया और ना ही किसी मुलाजमा से, बल्कि मैंने तो मरियम पर भी ये राज अश्कार ना होने दिया कि मैं उसके मुतल्लिक जान गई हूँ, नहीं तो वो इस हालत में मेरे घर से चली जाती। मैं मरियम का हर मुमकिन हद तक ख्याल रखती थी। अक्सर जब भी मैं रात वक्त घर पर आती तो मेरे पास आकर बैठ जाया करती। वो मुझसे ढेरों बातें किया करती। मरियम इस कदर खूबसूरत थी कि उसका हुस्न देखकर मैं दंग रह जाती थी। अब कुछ अच्छा भला जिस रहा था, मगर एतवार वाले दिन जब जुनैद भी घर में ही मौजूद थे तो मरियम अपने कमरे से बाहर निकल आई। हम दोनों मियाँ बीवी उस वक्त लॉन्ज में बैठे हुए थे, जबकि मेरी 3 साल बेटी ने उधम मचाया हुआ था। वो यहाँ वहाँ भागती फिर रही थी। तभी मरियम मेरे पास आकर बोली, बाजी आज मेरा दिल पकौड़े खाने को कर रहा है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पकौड़े बना लूं। मैं मुस्कुरा दी और बोली, मरियम मैं डॉक्टर हूं ना, इसलिए मैं तुम्हारी कंडीशन से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। तुम्हें काम करने की इजाज़त नहीं दे सकती, अलबत्ता मैं शरीफा से कहकर तुम्हारे लिए पकौड़े बनवा लेती हूँ। मरियम मुस्कुराने लगी। वो बोली, बाजी शुक्रिया कि आप मेरा इस कदर ख्याल रखती हैं, मगर मेरे पकौड़े बनाने की रेसिपी ज़रा मुख्तलिफ है। आज मेरा ख़ुद बनाकर खाने को दिल कर रहा है। मैं बोली, तुम शरीफा को बता दो अपनी रेसिपी। उससे कबल के मरियम कुछ बोलती, जुनैद बोले, क्या हो गया है कोमल? मेहमान इस कदर पाबंदियां नहीं लगाते। जाओ मरियम, तुम किचन में चली जाओ, और हाँ, अगर अपने हाथों के पकौड़े हमें भी चखा दो तो बहुत मेहरबानी होगी। मैंने जुनैद की तरफ बड़ी हैरत से देखा। उनकी आंखों में एक ख़ास किस्म की चमक थी, जैसे उनके मुरझाए हुए वजूद में एक जान सी पड़ गई हो। अचानक मेरे दिल को बहुत अजीब सा लगा। मैं जुनैद से वाकिफ़ थी। वो दिल फेंक किस्म के इंसान नहीं थे, बल्कि हमारी शादी को 5 साल होने वाले थे। उन 5 सालों में मैंने उन पर कोई भी बुराई नहीं देखी। फिर भी मेरे दिल में कुछ अजीब से वसवसे सर उठाने लगे। मैंने अपना सर झटक दिया। थोड़ी देर बाद मरियम पकौड़ों के साथ किचन से निकल आई। उसके आते ही जुनैद फिर से जी उठे। वो बोले, वाह मरियम, तुम तो बहुत सुघड़ निकली। मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी पकौड़े बना लोगी।
ایک میری بیوی ہیں جو ایک آملیٹ بنانے میں پورا گھنٹہ لگا دیتی ہیں۔ وہ اپنی بات سے خود ہی محفوظ ہونے لگے تھے۔ پھر مریم اور جنید آپس میں ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگے۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ میں وہاں پر موجود ہوں۔ تب میں ایک دم غصے سے بولی، اٹھو مریم، اپنے کمرے میں جاؤ، اب شام تک بیڈ سے اٹھنا بھی مت۔ مریم پھیکی سی پڑ گئی، جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی جنید پھر سے اپنے موبائل پر مصروف ہو گئے۔ اب خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ میں مزید مریم کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر مجھے اس سے بہت فائدہ ملنے والا تھا۔ میں یہ فائدہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ جنید کو تو کسی نہ کسی طرح لگام ڈال ہی لوں گی، بس میں مریم کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اب میں نے چوکیدار سے کہہ دیا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تم نے مریم کو میری اجازت کے بغیر اس گھر سے نکلنے نہیں دینا، اگر تمہارے صاحب بھی کہیں تو بھی نہیں۔ جب تک میرا آرڈر نہ آ جائے تم نے نہیں جانے دینا، ٹھیک ہے نا؟ اس نے سر ہلا دیا۔ میں شریفہ سے کہنا چاہتی تھی کہ تم میری غیر موجودگی میں جنید اور مریم پر نظر رکھنا۔ جنید 6 بجے کام سے واپس آ جایا کرتے تھے، جبکہ میں رات کو 8 بجے آتی تھی۔ میرے پیچھے 2 گھنٹوں میں بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ مریم ایک عام سی لڑکی تھی اور میرے گھر اور شوہر کی مالک بن سکتی تھی۔ میں ان کی پہرہ داری کرانا چاہتی تھی، مگر ایک ملازمہ سے میں یہ سب کہتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ میں کیسے شریفہ سے کہہ دیتی کہ جس لڑکی کو میں خود لے آئی ہوں مجھے اس پر یقین نہیں ہے، اور نہ ہی اس مرد پر یقین ہے جس کے ساتھ میں 5 سال سے رہ رہی ہوں۔ اس لیے میں نے یہ بات اس سے نہیں کہی۔ میں نے سوچا کہ جنید ایک سمجھدار انسان ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ آج میں کام پر آئی تو مگر میرا دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے اپنا کلینک وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی بند کر دیا۔ میں گھر پہنچی تو سب کچھ معمول کے مطابق ہو رہا تھا۔ جنید بیٹی سے کھیل رہے تھے، شریفہ کچن میں کام کر رہی تھی، مریم اپنے کمرے میں تھی۔ میں کچن میں چلی آئی۔ میں نے شریفہ سے پوچھا کہ آج کیا بنایا ہے، تو وہ بولی بریانی بنائی ہے۔ میں چونک گئی تھی کیونکہ ہمارے گھر میں بریانی ہفتے کی رات ہی بنا کرتی تھی اور آج منگل تھا۔ میں بولی کیوں آج بریانی کیوں بنا لی تم نے؟ وہ بولی بی بی جی، مریم بی بی کہہ رہی تھی کہ بریانی کھانی ہے۔ میں چڑھ کر بولی تو تم نے اسے بتایا نہیں کہ ہمارے گھر ہفتے میں بریانی بنتی ہے؟ وہ بولی میں نے کہا تھا، مگر جنید صاحب بولے کہ جیسے مریم بی بی کہہ رہی ہیں ویسا کرو۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ پھر شریفہ نے ادھر ادھر دیکھا، ایسا لگ رہا تھا وہ مجھے کوئی راز کی بات بتانا چاہ رہی ہو۔ میں بولی کیا بات ہے شریفہ؟ اس نے ڈرتے ڈرتے ہوئے کہا، بی بی جی آج صاحب جی 4 بجے ہی گھر آ گئے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ طبیعت خراب تھی، آرام کرنے گھر آیا ہوں، مگر تب سے لے کر اب تک مریم اور صاحب جی لانج میں ہی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ اب جب آپ کے آنے کا وقت ہوا تو صاحب جی بہانہ بنا کر اٹھ گئے تو مریم اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ مزید بولی، بی بی جی اس طرح کی جوان اور حسین لڑکی آپ کے گھر میں نہیں لانا چاہیے تھا۔ اگر خدا ترسی کر کے لے آئی ہے تو اسے جلد از جلد چلتا کریں، نہیں تو بہت پچھتائیں گی۔ میرا تو سر گھوم گیا۔ میں نے تو یہی سوچ کر خود کو تسلی دی ہوئی تھی کہ میں بلا وجہ شک کر رہی ہوں، لیکن اگر یہ صرف میرا شک ہوتا تو شریفہ بھی وہ چیز نوٹس نہیں کرتی جو میں نے کی۔ میں بولی شریفہ تم فکر مت کرو، میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ خیر مجھے غصہ تو بہت تھا جنید پر، مگر میں نے ظاہر نہیں کیا اور نہ ہی انہیں یہ بتایا تھا کہ میں جان گئی ہوں جو آپ وقت سے پہلے گھر پہنچے ہوئے ہیں۔ خیر میں جنید کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ تو مجھ سے باتیں کرنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی اچھا بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں جانتی ہوں مرد جب باہر کچھ گڑبڑ کرنے کی خواہش رکھنے لگیں تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ایک دم سے بہت اچھے ہو جایا کرتے ہیں، تاکہ ان کی بیویاں اس نئی نویلی محبت میں کھو کر اپنے شوہر کی پہرہ داری کرنا بھول جائیں۔ خیر کھانے کا وقت ہوا تو جنید شریفہ سے بولے، جاؤ جا کر مریم کو بلا لاؤ، کیونکہ مریم کا بھی بریانی کھانے کو دل کر رہا ہے۔ میں بولی جنید جی ہمارا فیملی ڈنر ہے، ہم تیسری لڑکی کو اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ تب جنید بولے، کومل تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ وہ بے آسرا لڑکی ہے، مجھے اس پر ترس آتا ہے، کیا ہوا اگر ہم اس کو فیملی بن جائے؟ میں نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا، جنید یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ لڑکی ترس کے قابل ہی نہ ہو۔ جنید ایک دم غصے سے بولے، بس بہت ہو گیا کومل، تم کیوں اس معصوم لڑکی کے بارے میں دل میں غلط گمانی ڈال رہی ہو؟ پھر سے وہ شریفہ سے کہنے لگے، جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ مریم کو لینے چلی گئی۔ جنید کے اس رویے نے مجھے اندر سے چھلنی کر دیا، اس لیے میں بس خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔
थोड़ी देर बाद मरियम आ गई और फिर से जुनैद और मरियम की बातों का सिलसिला शुरू हो गया। खैर अगली सुबह मैं क्लिनिक जाने के लिए तैयार हुई। जुनैद भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। जुनैद के जाते ही मैं घर के लिए वापस पलट आई। मैं घर में रहकर मरियम और जुनैद पर नज़र रखना चाहती थी। खैर आज शाम 3:30 बजे के करीब मुझे जुनैद की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से किचन में जाकर छुप गई। मरियम को इस बात का इल्म नहीं था कि मैंने आज छुट्टी की हुई है, इसलिए शायद वो भी जुनैद की गाड़ी की आवाज़ पर कान लगाए बैठी थी। जैसे ही जुनैद घर में दाखिल होने लगे, मरियम जल्दी से अपने कमरे से निकल कर आई और लॉन में आकर बैठ गई और मसरूफ़ से अंदाज में टीवी देखने लगी। जुनैद की नज़र जब मरियम पर पड़ी तो वो खिल उठे, उसके सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गए। मैं उन दोनों की बातें सुनने लगी। तब मरियम बोली, जुनैद आपने कोमल बाजी को सोने की कोई चीज़ तोहफे में नहीं दी क्या? जुनैद मुस्कुरा कर बोले, मैंने उसे बहुत कुछ गिफ्ट किया है, मगर तुम कुछ क्यों पूछ रही हो? वो कहने लगी, क्योंकि मैंने बाजी के हाथ में कभी सोने की कोई चीज़ नहीं देखी, न जाने वो पहनती क्यों नहीं है। जुनैद का मुंह बन गया और वो बोले, मेरी बीवी इंतहाई बदज़ौक़ है। मैं तो जुनैद के अल्फाज सुनकर हैरान रह गई। तब मरियम बोली, अगर मुझे आप जैसा मर्द सोने की कोई चीज़ बल्कि पीतल की भी कोई चीज़ तोहफे में दे तो मैं उसे दिल से लगा कर रखूँगी। फिर वो बोली, जुनैद क्या मैं आपकी बीवी के ज़ेवरात देख सकती हूँ? जुनैद कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर वो कमरे में पड़े हैं। मरियम बोली, तो चले आएँ, आपके बेडरूम में जाकर देख लेते हैं। जुनैद ने ये बात सुनी तो उनकी बाँछें खिल गईं। वो जल्दी से उठे और मरियम को अपने साथ कमरे में ले गए। मैं भी उनके पीछे ही किचन से बाहर निकली। अब मैं कमरे का मंजर आधे खुले दरवाजे से देख रही थी। जुनैद ने मेरा सारा मरियम के सामने डाल दिया और आंखों में उम्मीद भर कर बोली, ये सब सामान मैं एक दिन के लिए अपने पास रख लूं क्या? मैं महसूस करना चाहती हूँ कि जब इंसान के पास सोने और हीरे के जेवरात मौजूद हों तो वो कैसा महसूस करता है। जुनैद मुस्कुरा कर बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम ले जाओ अपने कमरे में। मैं तो उसे पकड़ कर बैठ गई। न जाने जुनैद ये कैसी बचकाना हरकतें कर रहे थे। मरियम खुशी खुशी मेरा सारा सामान लेकर अपने कमरे में चली गई। तब मैं घर से बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद मैं घर में वापस आई। मैंने यही जाहिर किया कि मैं अभी क्लिनिक से वापस आई हूँ। जुनैद मेरी तरफ देख कर घबरा गए। मैं बोली, आज आप वक्त से पहले घर आ गए। उनसे कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। मैंने थोड़ी देर बाद अपने कमरे में जाकर पुलिस को कॉल कर ली। थोड़ी देर बाद पुलिस मेरे घर में आ गई। जुनैद बहुत परेशान हो गए थे। वो बोले, ये पुलिस हमारे घर क्यों आई है? मैं बोली, जुनैद मेरे सोने के जेवरात नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैंने पुलिस को बुलाया है। जुनैद बहुत ज़्यादा घबरा गए। मैंने मरियम को पुलिस के हवाले कर दिया। SHO मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। वो बोले, तुम्हारी बहादुरी काबिल दाद है। फिर उन्होंने मुझे 50 लाख रुपए दिए और चले गए। जुनैद अभी तक सदमे की हालत में थे। वो बोले, ये सब क्या हुआ है? तब मैंने अपना मोबाइल जुनैद के सामने कर दिया था, जिसमें मरियम की तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था कि जिसने भी इस मुलाजमा का पता हमें दिया उसे 50 लाख रुपए इनामी रकम दी जाएगी। जुनैद हक्का पक्का बैठे हुए थे। तब मैं बोली, जुनैद जिस रात ये लड़की मेरे क्लिनिक में आई थी मैं उसे पहचान गई थी। उसके पीछे 7 लड़के भी आए थे, शायद वो भी इनामी रकम के चक्कर में थे। मैं उसे अपने घर में ले आई। मैंने पहले ही दिन पुलिस को इन्फॉर्म इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं उस लड़की को एक मौका देना चाहती थी। मुझे लगा कि शायद ये लड़की घर का माहौल पाकर बुराई से तौबा कर ले, मगर उसने मेरे घर में ही नकब लगाने की कोशिश की, इसलिए मैंने पुलिस को बुला लिया। जुनैद बोलने, तौबा, वो शक्ल से कितनी मासूम लगती थी और निकली क्या? तब मैं बोली, जुनैद मासूम सिर्फ वही औरत होती है जिससे आपका निकाह हुआ हो, जो आपके बच्चों की माँ हो। इसके अलावा हर औरत से बचना चाहिए। मैं जुनैद पर बहुत गहरे तंज भी कर सकती थी, मगर मैंने उन्हें शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती थी। और ये बात है कि अब मैं उम्र भर जुनैद पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। इनामी रकम तो मुझे मिल गई है, मगर अब मैं बेसुकून हो चुकी थी। अब मुझे हर लम्हा अपने शौहर पर शक रहने लगा था कि न जाने वो कब बदल जाएंगे। मगर शरीफा कहती कि बीबी जी साहब जी को बहुत बड़ा सबक मिल गया है, अब उम्र भर किसी औरत की जानिब नज़र उठाकर भी नहीं देखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि शरीफा के अल्फाज सच साबित हो जाएं और मेरा शौहर हमेशा के लिए सुधर जाए।